नहीं आता है तो लाइव दिख जाता है। मैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी साथियों को। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ RWS सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, थोड़ी सी तकनीकी समस्या हुई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। चलिए शुरू करेंगे और यहाँ पर हम जानेंगे आज के इस सेशन के अंदर कि NCERT जो कि आपका सार बैच है, यहाँ पर अभी आपने इतिहास की क्लास को किया और यहाँ अब हम समझेंगे अर्थशास्त्र, जो कि एक बहुत ही जटिल विषय है और आपके लिए कक्षा 9 से शुरू होता है। तो कक्षा 9 से क्योंकि शुरू होता है, इसलिए बच्चों की समझ यहाँ पर बहुत ज्यादा बन नहीं पाती है। कई सारे अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, तो इस परेशानी को कम करने के लिए, या यूं कहें कि इस परेशानी का एक सोल्यूशन या समाधान देने के लिए सार बैच को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स की इस क्लास को लूंगी। और आज हम बहुत सारी बातें ऐसी करेंगे जो कि आधारभूत होंगी, यानी कि बुनियादी होंगी, और बुनियादी बातों से ही निकल करके हम आगे की ओर फाउंडेशन बनाते हुए आगे चले जाएंगे। यदि मैं बात करूं आप सभी अभ्यर्थियों से यहां पर कि एनसीईआरटी के लिए आपको कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, तो कक्षा 9 से क्योंकि शुरू होती है, कक्षा 9 में आप इस कवर पेज की एनसीईआरटी को देखेंगे। कक्षा 10 में आप आर्थिक विकास की समझ को देखेंगे। 11 जो कि बहुत अहम एनसीईआरटी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए है, यहाँ पर आप लोगों के सवाल और जवाब भी मैं लेते चलूंगी धीरे धीरे से। तो ये आपकी कक्षा 11 के लिए है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी मानी जाती है अर्थशास्त्र के अंदर, और ये कक्षा 12 की है। 12 में 2 एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेंगी, एक समष्टि है और दूसरी आपकी व्यष्टि है। ठीक है बच्चों, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम है। और जब भी हम बात करेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिए जाने वाले कई एग्जाम, जैसे सिविल सेवा परीक्षा है या सीडीएस है, एनडीए है, या तमाम जैसे ईपीएफओ वगैरह, जहां पर कॉन्सेप्ट की ज्यादा जरूरत होती है, तो उसके लिए एनसीईआरटी बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो पीसीएस है आपका, पीसीएस में आपका यूपी पीसीएस आ सकता है, यहाँ पर आपका राजस्थान का पीसीएस, एमपी का पीसीएस, बिहार का पीसीएस, जहां जहां पर भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, वहां सभी जगहों पर एनसीईआरटी की आधारभूत प्लस जो उसकी अगली समझ होती है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको तैयार करती है आगामी समझ को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि जब आप क्लासेस में पढ़ते हैं, आपने हमारे साथ आधार बैच में पढ़ा, तो कई बच्चों को शब्दावलियों की दिक्कत होती थी, टर्मिनोलॉजी की दिक्कत होती थी, कई बच्चों को बहुत छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट की दिक्कत होती थी, है ना। हमने ये चीज नोटिस करी है, अपनी ये चीज अपनी क्लासेस के दौरान आप लोगों से थोड़ी महसूस करी है। तो क्योंकि वो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि यहां पर आपकी जो बेसिक बुनियादी समझ है वो नहीं बनती, तो इन किताबों से आपकी वो बुनियादी समझ बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 एनसीईआरटी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स सेक्शन को कवर करने के लिए। साथ ही साथ आपके यहाँ पर ये व्यष्टि अर्थशास्त्र भी है, यानी कि इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। कक्षा 12 की ही है ये, एक समष्टि है, एक व्यष्टि है। व्यष्टि हमारा जो पीसीएस का एग्जाम है या यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसमें नहीं पूछा जाता। हाँ, यहाँ से सीडीएस आदि में एक आध सवाल जरूर बन जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो ये किताब में से मैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स आपको कराऊंगी। ठीक है, बात आती है ज्योग्राफी की, भी एनसीईआरटी कराऊंगी मैं आपको, यानी कि यहाँ से भी कुछ चीजें कराऊंगी। वैसे तो आपके इसे भूगोल वाले अध्यापक कराएंगे, परंतु मुझे यहाँ से कुछ चैप्टर्स कराने हैं। मैं पहले ही बता दूंगी कि कौन से चैप्टर्स हम एनसीईआरटी से करेंगे। सामाजिक विज्ञान, इसमें आपके संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, इसमें से मैं कुछ चैप्टर्स लूंगी। जैसे एग्रीकल्चर का, यहाँ से हम सबसे पहले तो रिसोर्सेस को ही जानेंगे, संसाधनों को जानेंगे। ठीक है, संसाधन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं कुछ चीजें होंगी जो एग्रीकल्चर से लूंगी, इंडस्ट्री से लूंगी, है ना, और जो सर्विस है उनसे मैं कुछ चीजों को लूंगी। यहाँ पर आपकी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यह भी आपकी कक्षा 12 की ज्योग्राफी की ही किताब है। तो इसके अंदर से भी मुझे कुछ चीजें लेनी है जो हमारे इकोनॉमिक्स को कवर करेंगी। तो ये तो रही बच्चों किताबें, जो लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि एनसीईआरटी की इन किताबों को आप जरूर खरीद लें। खरीदने का मेरा उद्देश्य ये है, खरीदवाने का, ताकि आप वहां पर चीजों को रिलेट कर सके, उनको सहसंबंध के आधार पर स्थापित कर सके। अब आप लोगों के कई सारे बच्चों के ये भी क्वेरीज हैं कि क्या ये बाइलिंगुअल होगा, तो बाइलिंगुअल तो नहीं होगा, हाँ, बट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, इस तरीके से हम कुछ शब्दावलियों को आपके साथ में इंग्लिश में और हिंदी में बताते हुए चलेंगे।
यहाँ पर आप सभी बच्चे इस विश्वास को जरूर बनाए रखें, चाहे आप हिंदी के हैं चाहे अंग्रेजी के, भाषा के तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि हमारे सभी अध्यापक जो क्लिष्ट शब्दावलियां हैं, जो ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिन शब्दावलियों का हिंदी में बहुत ही जटिल सा उत्तर आ रहा है, जटिल सा जो है अर्थ है, उनको हम अंग्रेजी में दर्शाने की आपसे कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें समझ में आई? यदि कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछेंगे। यहाँ पर मेरा जो पहला उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि हम किस तरीके से इन क्लासेस को कवर करेंगे। देखो, दो तरीके होते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने के। एक होता है आपने पहला पेज खोला, जो पहली अर्थव्यवस्था की किताब है कक्षा 9 की, और वहां पर 4 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। यदि मैं आपसे चैप्टर का एक बाइफरकेशन करूं तो इस तरीके से चैप्टर हैं आपके कक्षा 9 क्लास 9th में कुल 4 चैप्टर्स। कितने? कुल 4 चैप्टर्स हैं। यहीं पर जब हम कक्षा 10 की बात करेंगे तो इसके अंदर कितने चैप्टर हैं बच्चों? इसके अंदर कुल 5 अध्याय आपको मिलेंगे। ठीक है, कक्षा 11 में आपको 8 मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा है। कक्षा 12 में आपको 6 मिलेंगे और कक्षा 12 की जो दूसरी किताब है उसमें भी 6 मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लगभग 29 के अराउंड ये चैप्टर बनते हैं। तो एक तरीका तो है कि हम चैप्टर को पहले पन्ने से खोलें और लास्ट तक उसको ग्रंथ के जैसे बांचते हुए चले जाएं, और समझ में उससे बहुत सारी चीजें बनेंगी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगी, और बहुत सारी चीजें हमसे छूट भी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बहुत बड़ी मात्रा में दिया जाता है। आधारभूत होती है तो बहुत ही बेसिक लेवल से चीजों को दर्शाने की, बताने की कोशिश की जाती है, और इस आधार से चीजों को उठाने का प्रयास किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमारी अन्य किताबें बनती हैं, अन्य जो चीजें बनती हैं एक्स्ट्रा सोर्सेस की, वो हम यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये मूलभूत तौर पर एनसीईआरटी का ही बैच है। तो एनसीईआरटी की चीजों को ही हमारे द्वारा यहाँ पर आपके साथ में कवर कराया जाएगा। यदि हम बियॉन्ड चले जाएंगे तो हो सकता है कुछ बच्चों को चीजें समझ में ना आए। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है बच्चों टॉपिक, कि हमने एक टॉपिक पकड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट करके एक टॉपिक है। ठीक है, पूरा चैप्टर है इसमें विकास। ठीक है, तो इस विकास के बारे में, ये आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास की समझ जो कक्षा 10 की किताब है उसके अंदर भी यहाँ पर कुछ चीजों को दिया हुआ है पूरा का पूरा, है ना। यहाँ पर जो कक्षा 9 हम पढ़ेंगे, कक्षा 9 जिसका टाइटल है अर्थशास्त्र, कक्षा 9 में भी डेवलपमेंट संबंधी कुछ मुद्दों को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जब हम कक्षा 11 में आएंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें, आधारभूत चीजें यहाँ पर भी दी गई हैं विकास यानी डेवलपमेंट से संबंधित। तो इन तीनों ही चीजों को कवर करके हम इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ने वाले हैं? टॉपिक वाइज। कैसे? टॉपिक वाइज, यानी जब हम गरीबी निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे तो निर्धनता एक चुनौती, ऐसा करके एक चैप्टर दिया हुआ है, वहां पर हम उसे कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम कक्षा 11 की ओर जाएंगे, वहां पर गरीबी और गरीबी संबंधित कुछ प्रोग्राम, इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने जो चलाए हैं, हम उनकी बातें कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो तमाम गरीबी से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होने वाले हैं उनको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमारी सारी ही समझ आधारभूत समझ के साथ में जुड़ के एक बढ़िया कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेंगी। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये तो रही हमारी कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर एक चार्ट आपको दे रही हूं कि शुरुआत हम कैसे करेंगे। जैसे यहां पर हम जब सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी से अर्थशास्त्र की आधारभूत समझ, ये मैंने दिया हुआ है टॉपिक का नाम, इधर है क्लास, कौन सी क्लास की ये एनसीईआरटी होगी, ये है बुक का नाम और ये है चैप्टर। तो यहाँ आपको समझने में दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि जब हमारी क्लासेस होंगी तो क्लासेस से पहले ही आप कोशिश करें कि बुक से आप ये चैप्टर पढ़ लें, और जब चैप्टर पढ़ के आएंगे क्लास के अंदर तो आपको वहां पर एक सहजता महसूस होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको पढ़ के आए। भले आपको कुछ समझ में बहुत ज्यादा चीजें ना आई, बट एटलीस्ट आपने कुछ स्टोरी पढ़ी होंगी, कुछ फोटो देखे होंगे, कुछ सारणियां देखी होंगी, कुछ ग्राफ्स देखे होंगे, तो उसके माध्यम से आप चीजों को हमारे साथ में क्लास के दौरान कोरिलेट कर पाएंगे। सभी चैप्टर्स में टॉपिक जरूरी नहीं है कि 9 में भी हो, 12 में भी सेम टॉपिक हो। जहां पर गुंजाइश टॉपिक वाली नहीं है वहां मैं चैप्टर के थ्रू करा दूंगी। कहीं आप ये कहें कि एनसीईआरटी की किताबें तो हमारी पूरी नहीं हुई है, ठीक है जी, तो वहां मैं आपको टॉपिक के थ्रू करा दूंगी। ओके, और जहां पर गुंजाइश है चैप्टर वाली तो वहां पर चैप्टर से करा दूंगी। ये पूरे के पूरे चार्ट को आप देख लीजिए और यहां आपको एक सहूलियत महसूस होगी कि हाँ वास्तविक अर्थों में एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है,
कई बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ ली है बट उनकी समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं, है ना, खुद से पढ़ लिए, सेल्फ स्टडी कर लिए। सेल्फ स्टडी एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, परंतु जब आप बिल्कुल फ्रेशर होते हो, बिल्कुल नए होते हो, नहीं जानते हो, तो आपको किसी के मार्गदर्शन में चीजों को पढ़ना चाहिए। तो देखेंगे दूसरा जो हमारा क्लास होगा वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के क्षेत्रक, जो हम कक्षा 10 की किताब से पढ़ेंगे। ये टाइटल है आर्थिक विकास की समझ, इसका चैप्टर नंबर 2 इन्हीं बातों को कहता है। हम यहाँ संसाधन को 3 चैप्टर से और 3 किताबों से पढ़ेंगे, है ना, रिसोर्सेस को। हम यहाँ पर 8वीं क्लास की ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, यहाँ पर संसाधन और विकास, 9वीं क्लास की अर्थशास्त्र वाली किताब पढ़ेंगे और 8वीं क्लास की ही ज्योग्राफी, संसाधन और विकास को पढ़ेंगे, ठीक है। इनके पर्टिकुलरली चैप्टर मैंने दिए हुए हैं, आप इन चैप्टर्स का भी यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे। एक बार पढ़ेंगे जरूर चीजों को, बाकी हम तो पढ़ाएंगे ही आपको, उसी भाषा में रहेंगे हम, उसी प्रकार की चीजों में रहेंगे ताकि आपको को रिलेशन महसूस हो सके। यहाँ पर अगला टॉपिक विकास है, डेवलपमेंट, कक्षा 10 की किताब से आप इसको पढ़ेंगे। आर्थिक विकास की समझ, ये आपकी कक्षा 10 वाली किताब है, चैप्टर नंबर 1 रहेगा। फिर हम देखेंगे बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय कैसी थी, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या चुनौतियां थी, और उसके बाद जो शुरुआती स्थिति रही हमारी वर्ष 1947 से 90 तक की, क्योंकि 90 के बाद तो हमने कई सारे आर्थिक सुधारों को देखा, है ना, हमने यहाँ पर उदारीकरण को देखा, हमने यहाँ पर वैश्वीकरण को देखा, 90 के बाद के ही वो चीजें आती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो मैंने बताया आपको कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यदि हम इनका अध्ययन कर लेंगे तो हम इन तमाम ही बातों और मुद्दों को समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहती है एनसीईआरटी। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का दूसरा चरण, सेकेंड फेज, है ना, जब हम दूसरे चरण में आए, दूसरे स्टेप हमने रखा विकास का, उसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था से हमारा जो संबंध बना, विश्व स्तर पर जो हम ग्लोबल हुए, उन तमाम ही चीजों को हम कहां पर देखेंगे। एक तो देखेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी में, जिसका चैप्टर नंबर 4 समझेंगे, और कक्षा 11 की एनसीईआरटी में, जिसका हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 समझेंगे। मैंने यहाँ प्रॉपरली आपको टॉपिक, चैप्टर, किताब और कौन सी किताब है वो सब आपके सामने, बहुत ही मतलब इसको बनाने में भी समय लगा, और चीजों को आपके टॉपिक क्या आपके काम के हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से उसको वहां पर फिल्ट्रेशन में भी समय लगा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय भौगोलिक संरचना में संबंध, कृषि उद्योग संसाधनों की समझ। आप देखेंगे भारत के अंदर जो तमाम क्षेत्र है वहां पर क्या अर्थव्यवस्था एक जैसी है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। पहाड़ी जो इलाके हैं वहां अलग प्रकार के आर्थिक विकास हुए हैं, आप देखेंगे मैदानी क्षेत्रों में अलग है, जो पठारी क्षेत्र हैं उनमें अलग है, संसाधन सब जगह अलग है, कहीं पर आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, कहीं पर आपको वाटर बहुत स्कैर मिल रहा है, यानी जैसे आप रेगिस्तान वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, आप यदि गंगा यमुना का जो प्रदेश है दोआब वाला, वहां पे यदि आप चले जाएंगे, सुंदरवन में चले जाएंगे, तो आपको तमाम जगह जो आर्थिक विकास हुआ है वो बड़ा ही वेरिएशन में हुआ है, डिफरेंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहां उन संसाधनों की जो समझ है वो कैसे बनेगी, वो आपको 8वीं और 12वीं ये 2 किताबें पढ़नी होंगी। 8वीं जो किताब होगी वो होगी भूगोल वाली, ज्योग्राफी की, जिसके अंदर हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को देख सकते हैं, और भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, ये भी भूगोल की किताब है, चैप्टर नंबर 5 आपको इसका अध्ययन करना होगा। यहां पर आप देखेंगे अगला भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक, जिसमें मुद्रा एवं बैंकिंग, पीटी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका, मनी एंड बैंकिंग, साथ ही साथ इन्फ्लेशन इसी से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको कक्षा 10 और 12 की किताबें पढ़नी होंगी। 10 में आपको वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी जो समष्टि अर्थव्यवस्था है उसके चैप्टर्स को डिफाइन करा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना का महत्व एवं ग्रामीण विकास, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिग्निफिकेंस होता है किसी भी इकोनॉमी में, वह क्या है, रूरल डेवलपमेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन तमाम ही बातों को आप 11 और 12 इनकी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आगे अच्छे से स्पेसिफाई किया गया है। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय की गणना यानी नेशनल इनकम, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जीडीपी कैसे आप बताओगे, ये बहुत ही हल्के तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था एक परिचय, ये चैप्टर नंबर 2 में इसको समझाया हुआ है। आय एवं रोजगार के निर्धारक क्या होते हैं, इनकम जो होती है आपकी, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, ये कक्षा 12 की जो समष्टि अर्थव्यवस्था है उसमें देखोगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर।
यहाँ पर आपका समावेशी एवं सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निर्धनता, रोजगार और पर्यावरणीय विकास, ठीक है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इसको 9, 11 और 12 ये आपको बताया जाएगा कि भाई आपको अर्थशास्त्र वाली जो 9वीं की किताब है, 11 की जो किताब है और 12 की, उनके कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ताकि आपका ये वाला पूरा टॉपिक कवर हो सके। ये चैप्टर संख्या भी लिखी हुई है। आप कहोगे क्या एक ही दिन में सारे पढ़ लेने हैं? तो नहीं, एक ही दिन में नहीं पढ़ने हैं, आपको बताया जाएगा, समय दिया जाएगा और एक लंबा चैप्टर करने के लिए 2-3 दिन की क्लासेस तो लगेंगी, तो उस हिसाब से आप उन्हें डिजाइन करेंगे चीजों को, ठीक है। ग्रामीण विकास, इसमें भी आपको पढ़ना है पीछे वाले में थोड़ा सा, और यहाँ पूरा चैप्टर 11वीं क्लास का पढ़ना है। रोजगार, समृद्धि और अनौपचारीकरण, उपभोक्ता अधिकार और बजटीय प्रणाली, ये टोटल आपका सिलेबस हुआ। जितने चैप्टर 29 मैंने निकाले हैं आपकी NCERT की किताब से। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को कि पढ़ना कैसे है, ये चीज क्लियर हो गई, कैसे पढ़नी है आपको चीजें। इतनी बातों पर यदि प्रकाश डाल चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखो बच्चों, बार बार आपको एक ही बात बताई जा रही, कक्षा 6, 7 और 8 इनमें आपकी इकोनॉमिक्स नहीं है, अलग से कोई किताब नहीं है, कक्षा 9 से शुरू होती है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में छोटी छोटी अवधारणाएं जरूर दी गई हैं, उनको यहाँ पर जो है अलग से किताब में नहीं डाला गया है, इसलिए भी थोड़ा जटिल हो जाता है क्योंकि कक्षा 6 से नहीं है। तो कक्षा 9 वाली किताब से हम पढ़ाना शुरू करेंगे और आज क्योंकि हम अपना ये चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें आपकी आधारभूत समझ को मैं डेवलप कराने की थोड़ी सी कोशिश करूंगी। देखो बच्चों, आपकी जो आधारभूत यानी बेसिक समझ है उसके अंदर आ जाता है सबसे पहला जो पॉइंट है उत्पादन। ये हमारी कक्षा 9 की पहले ही चैप्टर पालमपुर की कहानी में दिया हुआ है। पालमपुर एक गांव है ना। कितने बच्चों ने पढ़ लिया है भाई 9वीं वाला NCERT? कितने बच्चों ने पढ़ लिया है? एक बार बताने की मुझे कोशिश करेंगे सभी बच्चे। हाँ जी, बताएं एक बार मुझे कि हाँ, नोट्स भी मिलेगा, सारी ही चीजें मिलेंगी, आप इसके लिए परेशान मत हुआ करें, है ना जी। चलिए, यहां पर सबसे पहले हम प्रोडक्शन को देखेंगे कि प्रोडक्शन आखिर क्या है और वो क्यों करना है। भाई हमें प्रोडक्शन हमें क्यों करना है, इस चीज को हम कहां पर देखेंगे? इस किताब में ही देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं फिर उनको हम बांटेंगे। ये चीजें क्यों करा रही हूं मैं? ये इसलिए करा रही हूं ताकि आपको आगे जो आप रेफरेंस किताबें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, उनमें आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। बाद में आपको दिक्कत ना आए। कितने बच्चों ने पढ़ा और कितनों को समझ आया, ये भी जरूरी है ना। समझ कितनों को आ गई है बातें? आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, भूमि और उसका वितरण, लैंड एंड उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन का संगठन आदि, ये चीजें हमारी आधारभूत समझ के अंदर आती हैं। यानी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, इकोनॉमिक्स के लिए जो समझने के लिए जो जरूरी चीजें होंगी वो ये होंगी इस चैप्टर में। बाकी तो अन्य और भी हैं, है ना। इस चैप्टर के अंदर ये बुनियादी चीजें हैं कि भाई हमें प्रोडक्शन करना है, चीजों को बनाना है, उत्पादित करना है, फिर उनको कहाँ पहुंचाना है, उनको कंज्यूमर्स तक, उनको जो है यूज होगा उनका कुछ ना कुछ, तो उनको कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है ताकि वो उसका उपयोग कर सके। तो इसके लिए हमें कई प्रकार की गतिविधियां, एक्टिविटीज करनी होगी जिनको हम आर्थिक गतिविधियां कहेंगे, है ना। फिर आपका क्या है कि ये किससे होंगी? ये आर्थिक गतिविधियां किसी चीज पर होंगी ना, तो जैसे जमीन लगेगी इसके लिए या और भी कई साधन लगेंगे, उनका भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो आइए देखते हैं अपना बहुत ही प्यारा सा गांव जिसे हम कहते हैं पालमपुर। दरअसल इस क्लास में 9वीं क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 दिया गया है जिसमें लिखा है पालमपुर की कहानी, ये उसका टाइटल है। पालमपुर एक कैसा गांव है? ये एक हाइपोथेटिकल गांव है, यानी कि ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट करता हो यह जरूरी नहीं है। हालांकि पालमपुर नाम की एक जगह जो है आपकी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के आसपास पाई जाती है, परंतु पालमपुर को जैसा दिखाया है उसको पढ़ने के बाद हमें यह प्रतीत होता है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई गांव है, ठीक है। जो सुविधाएं, जो चीजें इसके अंदर दी गई हैं उनको देखने से ये चीजें प्रतीत होती हैं कि ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का गांव है। समझते हैं सबसे पहली बात तो ये क्या है? ये एक गांव है ना। अब गांव है तो गांव की परिभाषा आपको इस चैप्टर से समझ आ जाएगी। विलेज, डेफिनेशन क्या होती है विलेज की? जहां पर मोस्ट ऑफ दी पीपल यानी अधिकांश जो लोग हैं वह खेती को मुख्य क्रिया के तौर पर कर रहे हैं। समझ गए? यानी कि पालमपुर जो गांव है वहां पर खेती आर्थिक गतिविधि इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक मुख्य स्रोत है।
अब आपसे यदि कोई पूछ ले कि आर्थिक गतिविधियां हैं क्या, तो आपको इसी चैप्टर के अंदर बच्चों दिया हुआ है आर्थिक और अनार्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां जिनको करने से हमें मॉनिटरी, हमें मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है। हमें क्या होता है? मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसी गतिविधियों को हम मौद्रिक आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, यानी जिनको करने से हमें पैसे मिले। तो ये क्या कर रहे हैं? ये खेती कर रहे हैं। क्या केवल पालमपुर में खेती होती है? मतलब क्या पालमपुर में केवल खेती ही होती है? कौन बच्चा जवाब देगा? इस चीज को आप आंसर करिए। क्या जो पालमपुर गांव है वहां पर केवल खेती होती है या कुछ और भी कार्य होता है? तो यहीं पर लिखा है जबकि अन्य क्रियाएं भी होती हैं। मैंने कहा जो खेती होगी वो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक करेगी, यानी गांव में रहने वाले जो अधिकांश जनसंख्या है वह खेती के कार्यों में संलग्न है, और जो बाकी जनता है, बाकी जो लोग हैं, वो सीमित स्तर पर यानी बड़ी ही लिमिटेड तरीके से लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। वहीं पर डेयरी वगैरह भी खोली हुई है, ठीक है, दूध बेचना, पनीर बेचना, खोया बेचना, उसके अलावा दूध घर घर जाकर के देना, दही आदि आदि का कार्य भी हो रहा है। परिवहन, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट में अपनी जो रोल है उसको निर्वहन कर रहे हैं, उसको निभा रहे हैं। यानी ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गांव से आसपास के कस्बों में बसें चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं। ऐसी भी कुछ जनता यहाँ पर कार्यरत है। ये गांव है जिसको आप पालमपुर के नाम से जान सकते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि पालमपुर किस तरीके का गांव है। एक इमेज क्रिएट हुई होगी आपके मन में कि कैसा गांव है पालमपुर। पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां पर अधिकांश जनसंख्या खेती के कार्यों में संलग्न है। खेती के कार्यों के अलावा भी यहाँ पर कुछ कार्य हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग है, साथ ही साथ आपके अन्य कार्यों में क्या है? डेयरी खोल रखी है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक बुनियादी चीज आपको समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे बच्चों। थोड़ा सा शेयर करिए सेशन को, ताकि आपके दूसरे जो अभ्यर्थी आपके साथी हैं उनको भी थोड़ा सा बातों का पता चल पाए कि एनसीईआरटी के जो डेमो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहां पर आप देखेंगे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। जब भी किसी गांव की जो कनेक्टिविटी है वो आसपास की जगहों से होगी, तो वो जो गांव होगा वो अपने आप में डेवलपमेंट के एक स्टेप आगे बढ़ चुका होगा, है ना। कैसे बढ़ चुका होगा कि जो ये पालमपुर है, आप यदि देखें इसको तो इसके पड़ोस में दो चीजें जुड़ी हुई हैं इससे। एक है रायगंज और एक है शाहपुर। जो रायगंज है वो एक काफी बड़ा गांव है, और यहीं पर एक मंडी है जो शाहपुर में है, यानी पास में एक कस्बा भी है और एक बड़ा गांव भी है। अब आप सोचोगे कि मैं क्या करूं इससे क्या फायदा हुआ, किसी देश के विकास में इससे कैसे फायदा मिला। आप देखिए, यदि कोई आपके गांव में यदि कनेक्टिविटी ना हो, बिल्कुल एकदम इंटीरियर में कहीं आप हो, आपका बिल्कुल भी सड़क बिल्कुल ना हो आपके आसपास में, तो आप ना ही तो पढ़ने जा पाएंगे, ना ही आपके यहाँ पर ये जो इंटरनेट जिसमें आप अभी क्लासेस देख रहे हैं ये भी नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन ही नहीं, संचार की गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। आप अपने पास में बाजार नहीं जा पाएंगे। जो एनसीईआरटी किताबें खरीद के लाए हैं उसे खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाला भी आपके यहाँ किताबें नहीं पहुंचा पाएगा। वो कहेगा भाई कच्ची सड़कों से हमें नहीं आना है, हमें बड़ी तकलीफ होती है, धूल है बहुत ज्यादा, हम नहीं आ पाएंगे। आपका गाँव तो जो है मुख्य सड़क से 50 किलोमीटर अंदर है, हम कैसे आ जाए। आप जो है अपनी जो दूध, घी, फल, सब्जी उनको बेचने कहीं नहीं जा पाएंगे। यानी कि आप कैसे हो जाएंगे? अल्प विकसित तरीके के हो जाएंगे। समझ रहे हो आप ये लोग या नहीं? तो पालमपुर के पड़ोस में क्या है? एक तो रायगंज है और एक शाहपुर है। इन दोनों से कनेक्टिविटी इसके लिए विकास के कई सारे मार्ग खोलती है। ये फायदा है एनसीईआरटी का। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब देखो पालमपुर और इसके रायगंज के मध्य कितना, तो मात्र 3 किलोमीटर का अंतर है। मात्र
3 किलोमीटर का अंतर होने से जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं पालमपुर के, वो रायगंज और शाहपुर में काम करने भी जा सकते हैं, दुकानें खोल सकते हैं। जो लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए कुछ लोग टेम्पो टैक्सी चला सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो एजुकेशन के लिए वहां जा रहे हैं वो भी जा सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो फॉर्मल सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में या जिस भी प्रकार से इंगेज होने भी वहां पर कस्बे में, क्योंकि ज्यादा रोजगार के जो है अपॉर्चुनिटी होती हैं, अवसर होते हैं, तो ये लोग वहां पर जाकर के जुड़ सकते हैं। इतनी बातें आई आप लोगों की समझ में? यदि आई हैं एक बार जी, यदि आई हैं तो बता देंगे बच्चों कि भाई हमें कुछ कुछ चीजें हम रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। यही चीजें हमें समझनी है और इन्हीं को आधार बनाकर हमें आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इस गांव में ये देखो, ये मकान है, ये पक्के मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे, पक्के मकान और कच्चे मकान, बिल्कुल घास फूस की झोपड़ियां और कच्ची जो मिट्टी है उनके मकान। अब देखेंगे इसमें कि इस गांव में अलग अलग जाति के, मतलब विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। लगभग 450 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, लगभग 450। ये किस चीज को दर्शाता है? ये यहाँ पर गांव की जो एक सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर है, उसको दर्शा रहा है। विभिन्न जातियों में आप देखेंगे जो हमारे समाज का जो एक कह सकते हैं आपकी जो अलग 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 वितरण हुआ है जातियों का, किस तरीके से जो व्यवस्था बनी है वो किस आर्थिक स्थिति में है। यदि आप एक सर्वे को देखें, यदि आप कुछ इस जो पालमपुर की कहानी है इसके अंदर हुए सर्वेक्षणों को देखें, तो वहां पर आपको प्रतीत होगा कि जितने भी अपर कास्ट यानी कि उच्च जाति के लोग हैं, उनके घर अधिकतर बड़े हैं, उनके घर अधिकतर के पक्के हैं, ईंटों से बने हुए हैं, उनके पास में जमीनें हैं। ये लगभग 80 फैमिलीज हैं। ठीक है, ये लगभग 80 फैमिलीज हैं जो भूमि के स्वामी हैं, जो भूमि के स्वामी हैं और उच्च जाति के हैं। इनके मकान बड़े हैं और पक्के बने हुए हैं। ये पालमपुर की ही स्थिति नहीं है, भारत के अधिकांश गांवों में ऐसी ही स्थिति को आप देख सकते हैं। यदि अनुसूचित जाति की बात करें तो यानी कि ये अधिकतर हमारे देश के अंदर जो निम्न जाति होती है उसके अंदर इसको तथाकथित तौर पर माना जाता है। यहाँ कुल संख्या का जो ये पूरी की पूरी जो टोटल जनसंख्या यानी 450 जो पूरी फैमिलीज हैं, उनमें से लगभग 1/3 जनता इनकी है। इनके घर कच्चे हैं, इनके पास में रिसोर्सेस की कमी है, ये दूसरे के घरों या खेतों में कार्य करते हैं, वहां से जो है मजदूरी पाते हैं। अब इनकी और इनकी आप आर्थिक स्थिति की तुलना कीजिए कि जो ऊपर वाले लोग हैं, जिनके घर पक्के हैं, जिनके घर बड़े हैं, जिनके पास में भूमि बड़ी मात्रा में पाई जाती है, और जो दूसरे हैं निम्न जाति के कहे जाने वाले लोग, जिनके घर कच्चे हैं, तुलनात्मक रूप से छोटी जमीन इनके पास है या है ही नहीं, लैंडलेस हैं, तो उनकी और उनकी आर्थिक स्थिति को आप तुलनात्मक रूप से देखिएगा कि कैसी आर्थिक स्थिति इन दोनों की आपस में क्या मैच करती होगी। अब आप इनके बच्चों को देखिएगा, वो हम आगे धीमे धीमे आगे जब हम संसाधन आदि को देखेंगे तो वहां पर भी चीजों को देखेंगे। आप इनके और इनके बालकों के विकास को देखिएगा, और इनके जब बालकों के विकास को देखेंगे तो आपको आगे आने वाली पीढ़ी की जो आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक कंडीशन होगी उस चीज को भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। ठीक है, बालकों के विकास, आर्थिक स्थिति, उनके पास संसाधनों की मात्रा, ये तमाम ही चीजें आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं एक से दूसरे में। ये गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। यदि आप गांव की संरचना अपने भी आसपास देखेंगे तो जब हम कई जातियों वाले गांव में रहते हैं तो वहां पर एक ही जाति के लोगों को कुछ ऐसे, अब तो जमाना बदल रहा है, परंतु पालमपुर के अंदर जो चीजें दिखाई गई हैं वो कई वर्षों पहली हैं। यहाँ पर गांव में अभी भी जाति और धर्म इन सब का एक बड़ा जो चीजें देखी जाती है, शहरों में ये चीजें कम हो रही हैं। तो ये गांव है, तो गांव में जो मेजोरिटी है वो किसी अपर कास्ट की है, तो वो अपना एक अलग ही उसमें रहते हैं। वहीं पर गांव के किसी कोने में जहां गंदगी या जहां पर पानी भरा हुआ हो, गंदगी हो, वहां पर इन निम्न जाति कहे जाने वाले वर्गों को रख दिया जाता है। ठीक है जी,
आगे देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आ जाता है पालमपुर गांव के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। बिजली, एक तो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, क्योंकि गांव के अंदर लोग खेती कर रहे हैं तो इससे सिंचाई आदि की व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। यदि मैं कह रही हूं बिजली है तो बिजली से आप कह देंगे कि सिंचाई की व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा क्या होगा कि जो वो हमने देखी थी अभी कि स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पालमपुर के अंदर, यानी लघु स्तर पर क्या हो रहा है, लघु स्तरीय विनिर्माण, तो उनके लिए भी बिजली से मशीन आदि को चलाया जा सकता है। ठीक है, तो बिजली की हमने दो चीजें देख ली, और भी कई सारी चीजें बिजली से आप देख सकते हैं। वहां के बच्चे फोन ले सकते हैं, फोन चार्ज कर सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, अदर जॉब्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ चीजें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो प्राथमिक स्कूल हैं, दो प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल भी है। यानी कि इससे आपको पता चल गया कि पालमपुर के अंदर शिक्षा का भी जो है प्रचलन है। ऐसा नहीं है कि वहां जो किसानों के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे। शिक्षा का स्तर जो है वहां पर ठीक हिसाब से दिखाई देता है। एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि वहां के जो लोग हैं वह हेल्थ के प्रति भी बहुत ज्यादा जागरूक है। और एक निजी औषधालय भी है, यानी कि एक प्राइवेट भी यहाँ पर जो है आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, मेडिकल मिल जाएगा, जो भी आप कहें। ठीक है, तो इस तरीके से बिजली, साथ ही साथ हेल्थ और साथ ही साथ एजुकेशन, ये तीनों ही चीजें यहाँ पर अच्छी तरीके से मिल रही हैं। आगे देख लेंगे बच्चों, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और जिससे हम अपनी समझ को और थोड़ा सा मजबूती के साथ आगे रखने की भी कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पर उत्पादन हो कैसे रहा है। हमने सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में ही जाना था कि पालमपुर के अंदर उत्पादक गतिविधियां कुछ हो रही हैं जो कि एक आर्थिक उद्देश्य को पूरा करती हैं, है ना। उत्पादन कर रहे हैं कुछ व्यक्ति, क्यों कर रहे हैं, ताकि अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मजबूत कर सके। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो भूमि है वह एक बड़ा साधन बनती है उत्पादन का। सबसे पहले तो आप यही जान लें कि क्यों होता है। तो जितनी भी वस्तुएं हम लोग यूज करते हैं, जितनी भी सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, उनका कहीं ना कहीं उत्पादन हुआ होगा और हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है। मान लिया मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, घड़ी पहनी हुई है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये माइक है, तो ये सब क्या है, ये कहीं पर उत्पादित हुए होंगे। उत्पादित हुए क्योंकि हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए। तो उद्देश्य क्या था, वस्तुओं और सेवाओं जिनकी हमें जरूरत है उनका उत्पादन। अब इस उत्पादन के लिए चार मुख्य कारक लगते हैं। अब आपने रट तो लिया होगा कि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। यहां पर यही शब्दावली लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको इसी शब्दावली से अवगत कराऊंगी। वैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, कई जगह कई किताबों में लिखा रहता है भूमि होता है, श्रम होता है और पूंजी होता है। इसको फिजिकल पूंजी ना लिख करके कई पुस्तकों के अंदर पूंजी लिख दिया है, ठीक है। और यहां पर इसको लिख दिया है उद्यम, है ना। तो वो आगे की बात है, परंतु हम तो क्योंकि अभी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो हम तो अभी ऐसी ही शब्दावली पर चलेंगे। आपको मैं अन्य चीजें भी बताती चलूंगी, वो अलग की बात है, परंतु अन्य का मतलब मेरा ये नहीं है कि एडवांस कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपको एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि बच्चे कहाँ चले जाते हैं, बच्चे भागम दौड़ में कहीं एनसीईआरटी जो है मान लिया कहीं पर ले लिया, तो वहां पर एनसीईआरटी प्लस जो अध्यापक आपके सामने हैं, उन अध्यापकों ने काफी किताबें पढ़ रखी होंगी, तो वो अपनी उस ज्ञान को भी, उस नॉलेज को भी यहाँ पर एनहांस करने की कोशिश करते हैं। परंतु हमारी टीम के द्वारा एनसीईआरटी पर ही बेस रहा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पर बेस रहने का मतलब ये है हमारा सीधा सा कि आपको ये वाली समझ मिल सके। इसलिए हम 2025-26 के लिए बच्चों को कह रहे हैं कि यदि आप 25 में एग्जाम देंगे तो आपके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 तक अपनी इन समझ को बना लीजिए। और प्लस इसका एक प्लस पॉइंट और भी तो है कि आपको आंसर राइटिंग की भी चीजें यहाँ पर कराई जाएंगी, ठीक है। तो मैंने जो बताया आपको कि ये सबसे बेसिक साधन है किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए। अब भूमि होगी, जब हमारे पास जमीन होगी तभी हम खेती कर पाएंगे, तभी हम जो है कोई कारखाना खोल पाएंगे, है ना। तो सबसे बुनियादी स्तर पर हमें चाहिए यहाँ पर लैंड, यानी कि भूमि। भूमि हमारे इस उत्पादन में सबसे जो वरीयता पर रहने वाला
हमारा फैक्टर है, कारक है। उसके बाद में हमें कुछ लोग चाहिए होंगे जो वहां श्रमिक के तौर पर कार्य करेंगे, चाहे आप खेती को देख लीजिए, चाहे आप जो है उद्योगों को देख लीजिए, चाहे इसके अलावा आप किसी भी सर्विस सेक्टर को देख लीजिए। तमाम जगहों पर कुछ श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तब जाकर के हमारी बात बन पाएगी। श्रमिकों में भी दो प्रकार के श्रम होंगे जिसको हम कल की क्लास के अंदर जो है अच्छे से देखेंगे। यहां पर है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी यानी पूंजी भी दो प्रकार की होती है ना। तो आप देखेंगे भौतिक पूंजी के अंदर हम किस पूंजी को लाएंगे, आप इसे मोटे तौर पर समझें कि यहां पर हम दो तरीके की चीजों को ला रहे हैं। एक तो ऐसा पैसा जो हमारे उत्पादन, मैं इसे कल लिखवाऊंगी पूरा, आज केवल समझा रही हूं, जो हमारे उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान खत्म हो जाए। कैसा पैसा, जैसे आप किसी को, श्रमिक को पैसा दे रहे हैं एज अ सैलरी, तो वो तो खत्म, अगली महीने वो अगली सैलरी लेगा। या आपने जो है अपने श्रमिकों को चाय समोसा खिला दिया, उनको जो है पानी पिला दिया, तो उस पे जो पैसा लगा आपका, वो सब आपका कैसी पूंजी में आएगा, वो आपका एक तरीके से खत्म होने वाला है, यानी कार्यशील पूंजी आप उसको कह सकते हैं। या आपने अपने श्रमिकों को जिस माल को वो तैयार कर रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल ला के दिया। मान लिया शर्ट आप बना रहे थे, तो जो कपास है, जो कॉटन है, जो धागा है, जो बटन है, वो सब एज अ रॉ मटेरियल उन्होंने यूज करा, उस पर लगने वाला जो पैसा था। ठीक है। दूसरा एक फिक्स्ड कैपिटल या स्थिर पूंजी भी कहलाता है। स्थिर पूंजी के अंतर्गत आप ऐसी पूंजी को लाते हैं जैसे जो मशीनरी है, जो उपकरण है, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको आप लाते हैं एज अ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, मतलब स्थिर पूंजी के तौर पर। तो वो हमारी अगले साल भी हम जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें भी बची रहेंगी मशीनें थोड़ा खत्म हो जाएंगी। ठीक है। और मानव पूंजी यानी ऐसा मनुष्य जो इन तीनों का रैशनल तरीके से प्रयोग करे, इन तीनों का तार्किक तरीके से प्रयोग करे और निर्माण की गतिविधि को आगे बढ़ाए, उत्पादन की गतिविधि को आगे बढ़ाए। ठीक है। तो इतनी तमाम चीजों में मुझे बताइए कहीं पर यदि आपको कोई डाउट हो तो बच्चे, ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो वो बता दीजिए, मैं जरूर आपके डाउट लूंगी। यहाँ पर हमारा जो NCERT का जो बैच है आपके लिए 8, 9 और 10, ये 3 दिन डेमो रहेंगी और डेमो के बाद आपका ये बैच जो है एप्लीकेशन पर चला जाएगा, है ना। अभी आप अगर इसे लेंगे, कोर्स को एनरोल करेंगे, तो RWA 20 ये कोड लगाएंगे तो 999 के इस कोर्स पर आपको 20% की छूट हो जाएगी, जो 799 में आपको मिल जाएगा। सारी ही क्लासेस एप्लीकेशन पर रहेंगी 10 तारीख के बाद से, जो लाइव रहेंगी। 8, 9 और 10 ये 3 क्लासेस सुबह को रहेंगी, मतलब 8 AM हिस्ट्री, 9 बजे आपकी इकोनॉमिक्स और 10 बजे ज्योग्राफी। फिर शाम को 4 बजे आपका रहेगा साइंस और 5 बजे रहेगी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। ये पांचों क्लास प्रतिदिन लाइव चलेंगी। यदि आप लाइव नहीं देख सकते तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारा इसका एक यूनिक फीचर ये है कि हम आंसर राइटिंग भी कराएंगे और आंसर राइटिंग करनी सिखाएंगे आपको। जो छोटे छोटे प्रश्न NCERT के बैक साइड दिए रहते हैं उन पर भी हम आपको कार्य करना सिखाएंगे, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो लगातार कई वर्षों से तैयारी में होते हैं और 3-4 वर्षों के बाद भी ना तो वो पेन उठाना सीख पा रहे हैं, ना लिखना सीख पा रहे हैं और ना समझ उनकी उस तरीके से विकसित हो रही है। तो एक खास तौर पर ऐसे ही बच्चों के लिए कोर्स को डिजाइन किया गया है। ये हमारी टीम है। टीम के अंदर आपको 5 विषय मिलेंगे जिसको आप डेली जो है अपना पढ़ सकते हैं। किताबें जरूर खरीदें। किताबें खरीदने से बेनिफिट ये होगा कि जब आप वहां पर डायग्राम्स देखेंगे, आप कुछ जो वहां पर स्टडी हो रही है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जब आप उसको देखेंगे तो ये समझ आपकी बनती चली जाएगी कि हाँ भाई हम NCERT ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि यदि आपको हम एडवांस चीजें पढ़ाने लगे या बियॉन्ड द NCERT चीजें पढ़ाने लगे तो वो फिर आपके लिए थोड़ी सी खतरनाक चीज हो जाएगी। जी, अपना सवाल पूछ ले बच्चे यदि किसी का है। नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स का लिए ये है कि हम यहाँ पर आपको नोट्स जो है PPT इसमें बनाएंगे। हम तो बोर्ड पर पढ़ाएंगे बहुत सारी चीजें और हमारी जो टीम है उसके द्वारा आपको हस्तलिखित नोट भी मिलेंगे, यानी कि जो व्हाइट पेपर होता है उस पर वो आपको राइटिंग से, अपनी राइटिंग से नोट्स बना करके देंगे जिनका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और कोई सवाल? जी, और कोई सवाल? इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा ये बैच और ना ही बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब होता है मैं पहले एक लाइन हिंदी में लिखूं फिर दूसरी इंग्लिश में लिखूं, ऐसा भी नहीं होगा। परंतु ये है कि पढ़ाते समय हम लोग हिंदी के साथ में अंग्रेजी के जो टेक्निकल शब्द हैं उनको भी लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, या बताते हुए चलेंगे। ओल्ड पढ़नी है या नहीं पढ़नी है ये आपके विषय
एक्सपर्ट आपको बताएंगे। जैसे मैंने अपनी जो बुक्स दिखाई है वो सारी नई है ना, जितनी मैंने किताबें दिखाई कक्षा 9 से 12 तक वो न्यू एनसीईआरटी के नाम से मिल जाएंगी मार्केट से। कवर जो मैंने दिखाया है उसी कवर से लीजिएगा आप, ठीक है। अन्य कोई भी सवाल रहेगा तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करेंगे, मैं स्वयं उसका जवाब दूंगी। और अब आप जुड़ जाएंगे नवनीत सर की क्लास से 10 बजे। कल मिलते हैं आपसे 9 बजे एक नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।